अगर लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू कि टाइप ऑफ न्यूसिलस के हिसाब से हम दो तरह के ओव्यूल मान के चलते हैं। एक हम मानते हैं क्रासिन्यूसिलेट ओव्यूल और दूसरा मानते हैं जिसको हम बोलते हैं टेनवी न्यूसिलेट ओव्यूल। मुझे पूरी आशा है कि आपको याद होगा। ओके, सो मेरा लेज़र पॉइंटर फॉलो करते रहिएगा। सो आई वाज सेइंग दैट कि ये दो तरह के ओव्यूल न्यूसिलस के बेस पे हमने डिवाइड करे हैं और इन दोनों तरह के ओव्यूल में जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल से स्पोरोजिनस सेल बनता है वो बनने की प्रक्रिया थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। क्रासिन्यूसिलेट ओव्यूल जो हैं इनके केस में क्या है, जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल है वो बहुत नीचे के टिश्यूज़ जो कैलोज़ल एंड की तरफ होते हैं वहाँ पर होता है और वहाँ पर वो आर्चीस्पोरियल इनिशियल सबसे पहले डिवाइड करता है बाय अ डिवीजन विच इज़ कॉल्ड एज पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसमें कि उस एक सेल के दो सेल बन जाते हैं। एक होता है आउटर सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा और एक इनर सेल होगा जो कैलोज़ल एंड की तरफ होगा। जो आउटर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का सेल है उसको बोलते हैं आउटर पैराइटल सेल और जो अंदर की तरफ होता है उसे बोलते हैं इनर स्पोरोजीनस सेल। मेरा लेज़र पॉइंटर को देखिए, स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल का मतलब होता है वो सेल जो आगे चलकर स्पोर को ओरिजिनेट करेगा, स्पोर के बनने की प्रक्रिया में वो अपना योगदान पूरा देने वाला है। इन द केस ऑफ टेनवी न्यूसिलेट ओव्यूल, टेनवी न्यूसिलेट जहाँ पर कि न्यूसिलर एपिडर्मिस सिंगल होती है और आर्चीस्पोरियल इनिशियल और बनने वाला उससे बनने वाला स्पोरोजिनस सेल वो बहुत ऊपर की तरफ यानी कि माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल है वो सीधा डेवलप होता है इनटू अ स्पोरोजिनस सेल, उसमें कोई डिवीजन होकर के आउटर पैराइटल और इनर स्पोरोजिनस नहीं बनता। यहाँ पर टेनवी न्यूसिलेट में आर्चीस्पोरियल इनिशियल डायरेक्टली बिहेव्स एज अ स्पोरोजिनस सेल। इन द केस ऑफ क्रासिन्यूसिलेट, इस वाले केस में यहाँ पर पहले एक डिवीजन होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो सेल बनते हैं, एक बाहरी और एक अंदरी। जो बाहरी है उसको बोलेंगे पैराइटल, जो अंदरी है उसे बोलेंगे स्पोरोजिनस। और ये जो स्पोरोजिनस है यही आगे चलकर फर्दर डेवलप होकर के बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल बनता है स्पोरोजिनस सेल से, वही स्पोरोजिनस सेल यहाँ पर भी है और उसको ही आगे चल के डेवलपमेंट होने के बाद हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। सो मेगास्पोरोजेनेसिस के स्टेप 1 में वी से दैट एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ओव्यूल डेवलपमेंट, ओव्यूल के डेवलपमेंट, अंडे के डेवलपमेंट के बहुत शुरुआती स्टेज में एक एपिडर्मिस लेयर के नीचे, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में सब एपिडर्मल सेल जो होता है, जो न्यूसिलस के ऊपर है या न्यूसिलस की शिखर वाले हिस्से पर है, वो खुद को आर्चीस्पोरियल इनिशियल के रूप में डिफ्रेंशिएट कर लेता है। ये आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल जो होता है ये साइज़ में लार्ज, इसका साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा डेंस और न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अलग सा दिखता है। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया टेनवी न्यूसिलेट में आर्चीस्पोरियल सेल ही सीधा बन जाएगा स्पोरोजिनस सेल और स्पोरोजिनस सेल सीधा विल डेवलप इनटू मेगास्पोर मदर सेल, विच बेसिकली मीन्स स्पोरोजिनस सेल साइज में, वॉल्यूम में, अपने कंटेंट में वो अपने आप को बड़ा करेगा, ग्रो करेगा और इट विल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। जबकि दूसरे हाथ पर देख रहे हैं जो क्रासिन्यूसिलेट ओव्यूल है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो आर्चीस्पोर इनिशियल है इट डिवाइड्स पेरिक्लाइनली मतलब अपनी जो लॉन्गर एक्सिस है, मतलब सेल जो है अगर हम सेल को मान लें कि एक रेक्टेंगल आयत की आकार में है तो आयत में क्या होता है, एक लंबाई वाली साइड होती है, एक चौड़ाई वाली साइड होती है। तो लंबाई वाली साइड के अलोंग अगर सेल डिवाइड कर जाए तो बोल देते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के साथ दो सेल बन जाएंगे एक सेल के,
आउटर पैराइटल जो मैंने बताया आपको, और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आउटर पैराइटल आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं करता, और जो इनर है इट बेसिकली डेवलप्स इनटू स्पोरोजिनस सेल एंड लेटर ऑन बिकम्स मेगास्पोर मदर सेल। आई होप यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट हमको समझने वाली है कि हालांकि हम ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में एक सेल आर्चीस्पोरियल इनिशियल कहलाया जाता है, और वही सेल आगे चल करके स्पोरोजिनस सेल बन जाता है या मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है। लेकिन ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कई फैमिलीज़ में व्हाट वी सी इज़ दैट द आर्चीस्पोरियम इज़ नॉट अ सिंगल सेल, इट इज़ एक्चुअली मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है, बहुत सारे सेल उसमें हैं और कोई एक सेल नहीं है। ऐसा और सेल बहुत सारे भरे हुए हैं उस करके उसको हम बोलते हैं क्रासिनोसिलेट। और इन दो तरह के ओव्यूल्स में दोनों में ही मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, और उस किस तरह से होगा वो हम बात कर रहे थे कल। तो आज की क्लास में टू बिगिन विद आई होप आप सबको क्लियर है कि न्यूक्लियस के बेस पर हमने ओव्यूल को दो तरह से विभाजित कर दिया है, एक है क्रासिनोसिलेट और एक है टर्मिनोसिलेट। और हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्रासी और ट्राइनिनोसिलेट जो ओव्यूल्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। तो ये मेरी वाली स्लाइड ही कल मेरी स्लाइड पर था, और मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहला जो स्टेप है, जो प्रथम सबसे पहले जो होने वाला है वो ये होगा कि आप मेरा पॉइंटर फॉलो करिए। एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ओव्यूल डेवलपमेंट, ओव्यूल यानी कि जो अंडा है, जो अंडकोश बनने वाला है, उसके डेवलपमेंट के बहुत शुरुआती स्टेज में एक एपिडर्मिस के नीचे वाला, इसीलिए बोलते हैं सब एपिडर्मल, नीचे वाला सेल जो न्यूक्लियस में स्थापित है वो अपने आप को दूसरों से भिन्न कर देता है और अपने आप को वो ऐसा बना देता है कि साइज उसका बड़ा है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट मतलब एकदम अलग से दिखेगा, बड़ा सा। इस तरह के सेल जो कि साइज में बड़े, साइटोप्लाज्म में डेंस और न्यूक्लियस में बहुत अलग से दिखने वाले होते हैं, उनको नाम दिया गया आर्चीस्पोरियल इनिशियल। मेरा लेजर पॉइंटर आपको आई होप कि दिख रहा है, तो ये लेजर पॉइंटर को फॉलो करिए। आर्चीस्पोरियल इनिशियल, इसको बोलते हैं आर्चीस्पोरियल इनिशियल। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ है? ओव्यूल में। तो ओव्यूल के न्यूक्लियस टिश्यू में एक या एक से ज़्यादा ऐसे सेल जो अपने आप को दूसरों से भिन्न कर देते हैं, क्योंकि वो साइज में बड़े, साइटोप्लाज्म उनका ज़्यादा गाढ़ा और उनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा और बहुत प्रोमिनेंटली क्लियर दिखता है, उनको हमने नाम दिया आर्चीस्पोरियल इनिशियल। अब अभी मैंने बताया था कि ओव्यूल दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है जो टर्मिनोसिलेट है और एक है जो क्रासिनोसिलेट है। तो जो टर्मिनोसिलेट ओव्यूल है, उस ओव्यूल में क्या होगा कि जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल है वो सीधा आगे जाकर के मतलब और डेवलप होगा और साइज में बड़ा होगा, और वो सीधा बिहेव करेगा। किस प्रकार से वो बिहेव करेगा? स्पोरोजीनस सेल की तरह से। ऐसा सेल जो आगे जाकर के मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, उसकी तरह बिहेव करेगा। उसमें कोई डिवीजन फिलहाल नहीं होगा, कोई उसमें विभाजन नहीं होगा, और वो सीधा बिहेव करेगा एज अ स्पोरोजीनस सेल, और वो कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल। ये कहाँ होगा? ये होगा 10वीं न्यूक्लियट ओव्यूल में। 10वीं न्यूक्लियट ओव्यूल में जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल है वो सीधा बिना किसी डिवीजन के स्पोरोजीनस सेल बन जाएगा, और स्पोरोजीनस सेल बनने के बाद वो अपने आप को फर्दर डेवलप करेगा। कोई डिवीजन नहीं होगा, केवल साइज में बड़ा हो जाएगा और अपने अंदर साइटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसको आगे चल के डिवाइड होना है, उसकी तैयारी करेगा, और उसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देन दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है आपका जिसको हम बोलते हैं क्रासिनोसिलेट ओव्यूल। अब क्रासिनोसिलेट ओव्यूल में क्या होता है? जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल बना है, जो सेल स्टेप 1 में बना था, ये डिवाइड करेगा।
अभी अभी हमने देखा था टेनविन न्यूक्लियेट में डिवीजन नहीं होता, बट यहाँ डिवीजन हो जाता है। यहाँ डिवीजन होगा। डिवीजन किस तरह का होगा? पेरिक्लाइनल होगा, यानी कि सेल की जो लंबी वाली साइड है उसके पैरेलल डिवाइड हो जाएगा। दो सेल बनेंगे, एक को बोलेंगे आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरे को बोलेंगे इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। एक को हम बोलेंगे आउटर प्राइमरी, आउटर मतलब जो बाहरी तरफ है, और प्राइमरी मतलब जो शुरुआती दौर में बना है। पैराइटल सेल जो बाहर की तरफ को है वो पैराइटल सेल होता है। और दूसरा बनेगा इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, एक अंदर की तरफ वाला जिसको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल। ये इन दो सेल में से जो दूसरा वाला यानी कि जो अंदर वाला है, दिस स्पोरोजिनस सेल विल लेटर बिकम मेगास्पोर मदर सेल एंड विल फंक्शन एज द स्पोरोजिनस सेल, और यही सेल आगे जाकर के मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। ये था आपका स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 खत्म हुआ, और स्टेप 1 के खत्म होने पे क्या हुआ? आर्ची स्पोरिल इनिशियल बना और उससे बने स्पोरोजिनस सेल। टेनविन न्यूक्लियेट में डिवीजन नहीं होता, क्रेसिन न्यूक्लियेट में डिवीजन हो जाता है और बन जाता है आपका स्पोरोजिनस सेल। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये स्लाइड पे मैं कल शायद बता ही रहा था इसके बारे में आप लोगों को। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है, वो ये कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आर्ची स्पोरियल सेल जो है, इनिशियल जो है, वो एक होता है, वो डेवलप करता है और बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्ची स्पोरियल इनिशियल एक ही सेल हो। कई केसेस में देखा गया है कि कोई एक सेल नहीं होता जो कि आर्ची स्पोरियल सेल होता है, बल्कि बहुत सारे सेल, 8, 5, 3, कभी कभी 300, कभी 40, कभी 100। तो अलग अलग केसेस में ऐसा देखा गया है कि व्हाट वी हैव इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर आर्चीस्पोरियम। उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर आर्चीस्पोरियम। ओके, तो ये मल्टी सेलुलर आर्चीस्पोरियम भी देखा गया है। तो इसी स्टेप 1 में आपको अगर एग्जाम में आता है लिखने को, तो आप ये जरूर लिखेंगे ऑल्दो ऑल दी हाइपोडर्मल सेल। हालांकि हाइपोडर्मल मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाले सेल जो सब एपिडर्मल सेल्स हैं। तो ऑल्दो ऑल दी हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सभी हाइपोडर्मल सेल जो एपिडर्मिस के नीचे हैं, उनमें संपूर्ण सामर्थ्य और शक्ति है, पोटेंशियल है टू डेवलप इनटू आर्चीस्पोरियल सेल्स। उनमें आर्चीस्पोरियल सेल बनने की पूरी सामर्थ्य और शक्ति है। बट यूजुअली, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है दैट अ सिंगल सेल, कि एक ही सेल उन सब में से खुद को दूसरों से भिन्न करता है, यानी कि डिफरेंशिएट करता है एज आर्चीस्पोरियल इनिशियल। वो दूसरों से खुद को भिन्न कर लेता है। और ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। फैगेसी फैमिली में, एपीएसी फैमिली में, सेलिकेसी में, रैनकुलेसी में, पोएसी में और लिलिएसी में, इन फैमिलीज में जो आर्चीस्पोरियम होता है वो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है। ये मैं आपको कल बता रहा था। फिर मैंने आपको बोला अगर आप इन फिगर्स को देखेंगे तो इन फिगर्स में आपको देखने को ये मिलेगा कि जो न्यूक्लियस है, जो ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल है। इस ओव्यूल में जितने सेल आप देख पा रहे हैं सब न्यूक्लियर टिश्यू है। और इन न्यूक्लियर टिश्यू में जितने भी सेल थोड़े डार्क शेड में हैं, थोड़े ज़्यादा ग्रे शेड, डार्क शेड में है, और जिनका न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंटली दिख रहा है, ये सारे आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स हैं। लेकिन इनमें से केवल एक ही आर्चीस्पोरियल सेल जो है वो आगे जाकर के डिफरेंशिएट करेगा एज स्पोरोजिनस सेल, और वही स्पोरोजिनस सेल आगे जाकर के कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल। तो ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये कैजुअलिना प्लांट यानी कि सरू का पेड़ या झाऊ का पेड़ है। हिंदी में बोलते हैं झाऊ, गुजराती में बोलते हैं सरू। तो सरू का पेड़ है, ये सरू के पेड़ का ओव्यूल है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं जहाँ पर आर्चीस्पोरियल सेल कोई एक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8 है, यहाँ पर खैर ये तो लेटर स्टेजेस में आ गया कि डेवलपिंग स्टेजेस हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जितने सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिख रहा है वो सब आर्चीस्पोरियल इनिशियल्स हैं। सो पॉइंट कहने का क्या है कि आर्चीस्पोरियल सेल
मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और वो कोई अनकॉमन बात नहीं है। हालांकि अंत में हर केस में केवल एक ही सेल होगा जो अपने आप को प्रोमिनेंट और बहुत सबसे अलग कर देगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज स्पोरोजिनस सेल और मेगा। अब देखिए, अब आ गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में क्या होता है, जो पिछली स्टेप में जो स्पोरोजिनस सेल बन गया था मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में भी आता है, कहीं एंट्रेंस एग्जाम होगा तो भी आएगा। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है, जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन का आखिरी सेल है। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्लांट है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसमें 2 जनरेशन होती है, एक स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक। आई थिंक कोई स्टूडेंट एडमिट होने के लिए मांग रहा है, 1 मिनट में जरा उसको एडमिट कर दूं। ओके, सो मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, उनमें 2 बड़े क्लियर स्टेजेस हैं, एक होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन और एक होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये वाला साइकिल दिखाया था, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल साइकिल दिखाया था ना, आप लोगों को याद है? इसमें एक स्पोरोफाइट स्टेज था और एक गैमेटोफाइट स्टेज था, राइट? तो स्पोरोफाइट स्टेज वो स्टेज है जो कि 2n है। मैंने एक दिन आपका पूरा क्लास लिया था, केवल हमने n, 2n और 3n की बात की थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो जब मैं n, 2n और 3n की बात कर रहा था, तो जो 2n स्टेज है वो एंजियोस्पर्म के केस में बहुत प्रोमिनेंट स्टेज है, जिसको हम डिप्लॉइड स्टेज बोलते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव या एडल्ट स्टेज बोलते हैं। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो 2n जनरेशन है, उसका आखिरी सेल होता है मेगास्पोर मदर सेल। ये आपको कभी एमएससी के एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, कभी इंटरनल में पूछा जा सकता है, किसी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए स्पोरोफिटिक जनरेशन का आखिरी सेल कौन सा होता है। तो आखिरी 2 ही सेल होते हैं, एक होता है मेगास्पोर मदर सेल और एक होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मतलब जो जिससे पॉलन बनता है, मेल स्पर्म बनते हैं, और मेगास्पोर जिससे कि एग बनता है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो स्पोरोफिटिक जनरेशन, मेरा लेजर पॉइंटर को फॉलो करिएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो आखिरी सेल है, इट अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस कौन सा डिवीजन है? एक ऐसा डिवीजन है जहां पर डिप्लॉइड सेल अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, जिसमें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट एक 2n सेल मियोसिस के बाद बनाता है 4 हैप्लॉइड यानी कि n टाइप सेल्स। और क्योंकि यहाँ पर जो सेल बना रहा है वो से हमने बोला है मेगास्पोर मदर सेल, तो जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बट इट इज SPORES, मैं बाद में ठीक कर दूंगा। सो इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्मिंग लीनियर टेट्राड। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगा, जो कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर टेट्राड। ये आपको दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, ये लीनियर टेट्राड बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड लीनियर टेट्राड। मतलब लीनियर मतलब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, और टेट्राड मतलब यह 4 न्यूक्लियाई वन ओवर द अदर। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है विद सम एक्सेप्शन, मतलब इन जनरली तो यही देखने को मिलता है, बट कभी कभी क्या होता है टेट्राड नहीं बनता। कभी कभी क्या होता है टेट्राड के ऊपर वाले सेल फर्दर डिवाइड कर जाते हैं माइटोसिस से, एंड व्हाट यू हैव इज अ टी शेप्ड टेट्राड, मतलब टी की जैसा बन जाता है कि एक लाइन ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया। कभी कभी क्या होता है ये फर्दर डिवाइड करते हैं, एक बड़ा हेड बना देते हैं, तो व्हाट वी से इज कि ये आइसोबाइलेटरल या टेट्राहेड्रल टेट्राड बन गया है। तो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, जो इन जनरल देखा जाता है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ये तो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। अगर आप मेरा लेजर पॉइंटर फॉलो करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर सबसे कॉमन दिखाई जाएगा।
जहां पर भी एक लीनियर टेट्राड बनेगा, बट कभी कभी ऐसा या ऐसा भी बन सकता है। ओके, बट एग्जाम में आप इसके बारे में ही बात करेंगे दैट मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जो कि लीनियर टेट्राड में बन जाते हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, जो ऊपर वाली स्टेज है ना बेटा, साइड है, दिस एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और जो नीचे वाला साइड है उसे बोलते हैं कैलेजल एंड। ये माइक्रोपाइलर है, ये कैलेजल है, ये ध्यान रखना। जो ऊपर को है दैट इज माइक्रोपाइलर, ये नीचे वाला कैलेजल। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ द 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स ऑफ अ टेट्राड, इन 4 में से द लोएस्ट वन, सबसे नीचे वाला, ये वाला, एट द कैलेजल एंड, नीचे वाला जो कैलेजल एंड की तरफ है, ये वाला मेरा जहां पॉइंटर में घुमा रहा हूं, ये वाला, ये तो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि ये बनाएगा एम्ब्रियो सैक, यही बनेगा जो आगे जाकर के अंडा जो बनेगा, जो भ्रूण कोश बनने वाला है, जो अंडकोश, जो अंडा बनने वाला है, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनने वाला है, वो यही बनेगा। लेकिन फिर मैंने लिख दिया विद एक्सेप्शंस, मतलब किसी किसी केस में ये वाला नहीं बनता, ये वाला बनता है, किसी किसी केस में ये वाला बनता है, किसी किसी केस में ये वाला बनता है माइक्रोपाइलर। अब वो वेरिएशंस होते हैं, नेचर है ना, नेचर में डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो भिन्नताएं हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये देखते हैं, ये टेट्राड में सबसे नीचे वाला जो कैलेजल एंड पर है, यही है जो कि आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और यही है जो फंक्शनल रहेगा। तो बाकी 3 का क्या होगा, बाकी 3 डीजेनरेट यानी कि मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इनमें जो भी कंटेंट मिनरल्स या पानी या विटामिन्स या दूसरे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, जितना कुछ इनमें कंटेंट था, वो सारा कंटेंट ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बनने वाला जो स्पोर है, ये कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि इसको भी ग्रो करना है, इसको अपने आप को डेवलप करना है, और डेवलप करने के लिए इसे चाहिए खाना। तो ये क्या करेगा, ये डेवलप करेगा, साइज में बड़ा होगा, वॉल्यूम में बड़ा होगा, इसका घनत्व बढ़ेगा, और इसके बढ़ने की दौरान ये तीनों ऊपर वाले मर जाएंगे, और ये तीनों को का जो खाना है, जो भी इनमें फूड है, वो ये चौथा नीचे वाला एब्जॉर्ब कर लेगा। सो मैंने लिखा हुआ है द रिमेनिंग 3 डिजेनरेट, बाकी 3 मर जाते हैं, एंड आर यूज्ड एज न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन की तरह से जो फंक्शनल मेगास्पोर नीचे वाला है उसको प्राप्त होते हैं, विद एक्सेप्शंस। जैसा मैंने बताया एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभी क्या होगा, ऊपर वाला जो स्पोर है वो डेवलप करेगा, उस केस में नीचे वाले 3 मर जाएंगे, कभी कभी बीच वाला करेगा, तो जब बीच वाला करेगा तो बाकी 3 मर जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि इन 4 में से 1 बचेगा, बाकी 3 मर जाएंगे। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, हमने क्या कर लिया, हमने कहा आर्चीस्पोरियल इनिशियल डेवलप हुआ, बना स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस फर्दर बड़ा हुआ, बन गया मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करी, और मियोसिस करके बना दिया उसने 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जो लीनियर टेट्राड के फॉर्म में आ गए, उन चारों में से सबसे नीचे वाला जो कैलेजल एंड पर है, वो इन मोस्ट केसेस वो रहेगा, फंक्शनल रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, बाकी 3 मर जाएंगे, और वो 3 जो हैं वो उनका जो उनमें जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, जो भी उनमें कुछ खाने पीने लायक चीज़ है, वो चौथा जो बचा हुआ है वो उसको कंज्यूम कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, द फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर जो चौथा था, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो चौथा बचा है, बाकी 3 मर गए, ये पहला सेल है फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन का, गैमेटोफिटिक जनरेशन का ये पहला सेल है। कौन सा, जो चौथा बचा था। इस वाली पिक्चर में सबसे नीचे जो बचा हुआ था ना बेटा, वो पहला सेल है गैमेटोफिटिक जनरेशन का, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये एट द कैलेजल एंड ग्रोज अलोंग द माइक्रोपाइल कैलेजल एक्सिस, यानी कि ये सबसे नीचे वाला सेल ये लंबाई में डेवलप होना शुरू होगा, साइज बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये बड़ा होने लग जाएगा। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स यानी कि गैस के बबल जैसे पोर्शंस बनेंगे और आगे चल के वो सारे छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं, जो हवा के भरे हुए गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, वो फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करने के कारण उस सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाएगा। इस पिक्चर में देखिए ये चार थे ना, ये चार में से तीन तो मर जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स, ये तीन तो मर जाएंगे, ये डेवलप करेगा। तो ये तीन जो हैं ये तो मर के खत्म हो रहे हैं और ये डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स बन रहे हैं। इफ यू कैन सी, ये छोटा सा एक जो बॉल बना हुआ है, एक लंबा सा जो बना हुआ है, दैट इज बेसिकली अ वैक्यूल। सो यू आर सीइंग कि यहाँ पर छोटे छोटे वैक्यूल बनेंगे। वो वैक्यूल जो है आगे जाकर के और बड़े होंगे, फ्यूज कर जाएंगे और सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल बन जाएगा। ये देखिए बड़ा वैक्यूल बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब अगले स्टेप में क्या होगा? द मेगास्पोर न्यूक्लियस, ये जो आपका हैप्लॉइड मेगास्पोर न्यूक्लियस है, इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, माइटोसिस होगा इनमें। और उसके माइटोसिस से क्या होगा? 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। कैसे? पहला माइटोसिस होगा, पहले माइटोसिस में एक के बनेंगे 2 न्यूक्लियाई। ओके, तो हम फिगर देखते हैं। पहला माइटोसिस हुआ ये वाला, मेरा पॉइंटर देखते जाइए। पहले माइटोसिस में एक न्यूक्लियस के बने 2 न्यूक्लियस। ओके, अब जब 2 बने तो बीच में ये वैक्यूल आ जाएगा और ये वैक्यूल बड़ा होना शुरू होगा। वैक्यूल क्या होता है? गैस का बबल होता है। तो वो बड़ा होना शुरू करेगा। जब वो बड़ा होना शुरू करेगा तो जो 2 न्यूक्लियाई बने थे उनको धक्का मारेगा, एक को धक्का नीचे मारेगा, एक को धक्का ऊपर मारेगा। तो एक को पुश करेगा ऊपर की तरफ, जो माइक्रोपाइलर एंड है ये ऊपर को जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस, और ये वाला न्यूक्लियस को नीचे धक्का मारेगा, बिकॉज बीच में क्या आ गया? बीच में वैक्यूल आ गया है। ओके, तो पहला माइटोसिस हुआ, एक के बने 2 न्यूक्लियस। फिर होगा सेकंड माइटोसिस। सेकंड माइटोसिस में वो जो 2 न्यूक्लियाई पहले बने थे वो दोनों न्यूक्लियाई माइटोसिस करेंगे और कुल हो जाएंगे 4 न्यूक्लियाई। ऐसे। अब देखिए, अब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर स्टेज पर जब बीच में वैक्यूल आ गया और 2 न्यूक्लियाई अलग अलग पोल पे चले गए, एक चला गया माइक्रोपाइलर एंड पर और एक चला गया कैलेजर एंड पर। अब इनमें फर्दर सेकंड डिवीजन होगा। सेकंड डिवीजन में जो ऊपर वाला एक था, अब ये 2 हो गए। अब यहाँ 2 आ गए और नीचे भी 2 आ गए, तो ऊपर भी 2 हो गए, नीचे भी 2 हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 न्यूक्लिएटेड फीमेल गेमेटोफाइट। इसको बोलते हैं 4 न्यूक्लिएटेड फीमेल गेमेटोफाइट। ओके, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि अब होगा थर्ड माइटोसिस। अब थर्ड माइटोसिस में क्या होगा? जो 4 बने थे, अब चारों के चारों माइटोसिस करेंगे और बन जाएगा 8 न्यूक्लियस। तो क्या होगा अब स्टेज में? ये 2 डिवाइड करेंगे और बन जाएंगे 4 न्यूक्लियस। तो ये 2 बने 4 और ये 2 बने 4। तो यहाँ 4 होने चाहिए। तो इन 4 में से एक न्यूक्लियस यहां से नीचे आ जाता है। दोबारा सुनो, ये 2 न्यूक्लियस माइटोसिस करेंगे और बनेंगे 4 न्यूक्लियस। इन 4 में से एक न्यूक्लियस इन 3 को यहां छोड़ के नीचे आ जाएगा और यहां बचेंगे केवल 3 न्यूक्लियस। तो ये 2 माइटोसिस करें, 4 हुए, 4 में से एक उतर के बीच में आया, जो यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है, अभी आपको दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर आ गया, और बाकी 3 यहाँ बचे। जो 3 बचे वो 3 जो हैं वो 3 में अपने चारों तरफ एक वॉल बनाएंगे, सेल वॉल बनाएंगे और तीनों 3 सेल बन जाएंगे। उनमें से बीच वाला जो सेल है दैट विल बी दी एग और दी अंडा, वो बन जाएगा एग, और बाकी दोनों बन जाएंगे जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो यहाँ पर 4 होने चाहिए थे, एक नीचे उतर गया न्यूक्लियस और बाकी 3 ऊपर रह गए। तो ये क्या हो गए? एग और 2 सिनर्जिड्स, 3 हो गए। अब नीचे आ जाओ, नीचे भी 2 न्यूक्लियस थे, माइटोसिस हुआ, 4 हुए, और इन 4 में से भी एक निकल के ऊपर आ गया, बीच में आ गया, जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। तो एक न्यूक्लियस ऊपर से आया, एक न्यूक्लियस नीचे से आया। ये 2 न्यूक्लियाई जो एक ऊपर और एक नीचे से आया, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई।
वो इस फोटो में नहीं दिखाया गया है, बट आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो 4 होने चाहिए थे उनमें से एक यहाँ निकल के आया है पोलर न्यूक्लियाई और एक ऊपर से आया है। ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो आपको दिखाया गया है। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाया गया है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक ऊपर से आया है एक नीचे से आया है, इन दोनों के फ्यूजन से बने हुए हैं। तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये बेसिकली n नहीं है, ये 2n है। इसका जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो 2n है। क्यों 2n है? क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो नीचे 4 होने चाहिए थे, एक चला गया तो बचे 3। अब इन 3 को बोलते हैं एंटीपोडल्स, इन 3 को बोलते हैं एंटीपोडल्स। तो कुल मिला के कितने सेल हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 के अलावा ये न्यूक्लियस जिसके ऊपर एक लेयर होती है सेल वॉल की, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल। तो कुल मिला के 7 सेल हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में 7 सेल। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, हालांकि 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो आपको पता होना चाहिए, अगर n और 2n के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ये जो 2 सिनर्जिड्स हैं ये दोनों nn है। जो एग है ये भी n है, हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड है, नीचे एंटीपोडल भी तीनों की तीनों हैप्लॉइड है, n है। लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस n नहीं है, ये 2n है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक ऊपर एक नीचे से जो आया था उनके फ्यूजन से बना हुआ है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है और ये 2n रहता है। ओके, तो हम वापस चलते हैं पीछे। तो क्या हुआ? माइटोसिस 1 में 1 के 2 न्यूक्लियस बने, माइटोसिस 2 में 2 के 4 और 3 में 4 के बन गए 8। ओके, 4 के बन गए 8। तो 4 के बने 8। अब एक जो 8 न्यूक्लियस बने ये दे विल रीऑर्गेनाइज। सो दे विल रीऑर्गेनाइज, तो कैसे हो जाएंगे? 3 एट द कैलोजल एंड, जो कैलोजल एंड पे रहेंगे जिनको मैं बोल रहा हूँ एंटीपोडल सेल्स। 3 एट द माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड पर है वहाँ उसमें क्या हिसाब है? जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये नीचे वाला कैलोजल एंड है, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड है। तो कैलोजल, जो कैलोजल एंड है वहां पर क्या है? 3 एंटीपोडल, ये रहे 3 एंटीपोडल। 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड, 3 है माइक्रोपाइलर एंड पे जिनमें कि 2 रहेंगे सिनर्जिड और 1 रहेगा एग। 2 सिनर्जिड और 1 एग, इन तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस। इन्हें बोलते हैं एग अपरेटस, यानी कि 2 सिनर्जिड, ये 2 सिनर्जिड और 1 एग, इन तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस। और 2 न्यूक्लियाई, एक ऊपर से आया था और एक नीचे से आया था, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो सेंटर में आएंगे, उसके बाद वो फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद वो बन जाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि बेसिकली डिप्लॉइड है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है बट मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको कि दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो मैंने यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाया है, दिस होल स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग यू फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो फाइनल जो बना स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा कंप्लीट, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है, सारे सेल इसमें हैप्लॉइड है, केवल एक इसको छोड़ के। ये हैप्लॉइड नहीं है, ये 2n है, डिप्लॉइड है। दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। और जब ये बन जाता है, इसके बनने के साथ ही मेगा स्पोरोजेनेसिस खत्म हो जाता है। यहाँ पर